हमने कल क्या देखा, सेक्शन 12 देखा। हाँ, 12 में क्या था, टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है 13 सेक्शन में। 13 सबसेक्शन 1 में यही बात कही हुई है, द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन सर्विसेज। यहाँ पे दिया द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन सर्विसेज shall arise at the time of supply as determined in accordance with the provision of this section। सेक्शन 13 में आपको किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना है ये बताया जाएगा। अब इसमें सेक्शन देखेंगे आगे के, फॉरवर्ड चार्ज के लिए, फॉरवर्ड चार्ज के लिए सब सेक्शन 13(2) है। रिवर्स चार्ज के लिए सब सेक्शन 13(3), वाउचर्स के लिए 13(4), रेसिडुअल केसेस 13(5). जब कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा तो किस तरीके से टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है ये बताएगा रेसिडुअल क्लॉज 13(5). टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ एडिशन इन वे वैल्यू बाय इंटरेस्ट, हाँ जो होगा वो 13(6) में। The time of supply of services shall mean the earliest of the following dates। कौन सी डेट होगी जो पहले देखनी पड़ेगी। द डेट, एक डेट देखो, इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, सप्लायर ने इनवॉइस कब इशू किया। और दूसरा ये देखो, इफ़ द इनवॉइस इज इशूड विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब, जो 30 डेज 45 डेज है उसमें बनाना चाहिए। हमने देखा था ना इनवॉइस कब बनाते हैं, 31 सबसेक्शन 2 में, 31 सबसेक्शन 2 में ये देखा था। 31(2) में रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विसेज शैल बिफोर और आफ्टर द प्रोविजन ऑफ सर्विस बट विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड इशू अ टैक्स इनवॉइस, ये हमने पढ़ा था। और उसमें 30 डेज में या 45 डेज में, याद है ना। और ब्रांच है तो ब्रांच के लिए क्वार्टर के एंड तक इनवॉइस इशू करो, ये हमने बस। अब इसको ही लिंक करते यहाँ पे जब हम देखने जा रहे हैं, द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब, मतलब 30 या 45 डेज अंडर सेक्शन 31, और द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। दूसरा डेट कौन सा बोला, हाँ, द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सर्विस के केस में अगर पेमेंट पहले आ जाता है तो तब लायबिलिटी आ जाएगी, और अगर इनवॉइस कोई एडवांस नहीं लिया है तो इनवॉइस इशू किया है वो डेट पे टाइम ऑफ सप्लाई होगा, ये यहाँ पे आ जाता है। अब दूसरा डेट कौन सा है, द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इफ द इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब। सेक्शन 31 में जो 30 डेज या 45 डेज दिया है उस डेट तक अगर इनवॉइस इशू नहीं हुआ है तो डेट देखो, प्रोविजन ऑफ सर्विस की डेट क्या है। और तीसरा, द डेट ऑन विच द रिसिप्ट शोज receipt of services in the books of account in case where the provision of clause A और B do not apply। अगर एडवांस लिया नहीं है, सर्विस कब दी, प्रोविजन ऑफ सर्विस कब हुआ ये भी पता नहीं है, ये दोनों अगर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ये दोनों डेट अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो द डेट ऑन विच द रिसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट इन केस वेयर द प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए और बी एप्लीकेबल नहीं हो रहे, तो आपने सर्विस कब दी, रिसिपिएंट को सर्विस मिली है तो उसकी डेट देखो, रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज क्या डेट डाली है उसने, तो ये डेट में
जो अर्लियर है वो टाइम ऑफ सप्लाई की डेट होगी, तब लायबिलिटी अराइज होगी। और 1000 का हमने कल देखा था, अगर अमाउंट 1000 तक है तो उसको अगले इनवॉइस में एडजस्ट करो, वो कोई एडवांस नहीं माना जाएगा 1000 तक। उस पे टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन है फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ए और बी। ए और बी में जो the supply shall be deemed to have been made to the extent it is covered by the invoice or as the case may be the payment. Time of supply जो होगा, the supply shall be deemed to have been made to the extent it is covered by the invoice. Invoice में जितना कवर हुआ है उतने का लायबिलिटी होगा, और एज द केस में भी पेमेंट जितना एडवांस लिया है उतने के ऊपर वो टाइम ऑफ सप्लाई है। The date of receipt of payment shall be the date on which the payment is entered in the books of account of the supplier or the date on which the payment is credited to his bank account, whichever is earlier. ये भी हमने देखा था टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में। अगर चेक से पेमेंट किया होता तो पहले बुक में एंट्री की और बाद में चेक दिया, तो चेक क्लियर हुआ, बाद में बुक में एंट्री की, दोनों हो सकता है। तो अगर चेक बैंक में पहले जमा हो गया, मतलब या पहले जो भी अमाउंट है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट में पैसा मिल गया है, लेकिन बैंक में आने के बाद में पता चला और फिर एंट्री की। एंट्री अगर कुछ अलग डेट में करते हो और उसके पहले ही बैंक में पैसा आ गया है, तो बैंक में पैसा आ गया था, वो डेट टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है। जैसे ही चेक हाथ में आ गया, एंट्री कर दी, फिर बैंक में चेक डिपॉजिट किया, उसके बाद क्लियर हुआ, तो जिस डेट में हाँ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट जब एंटर कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो वही डेट होगी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की, सॉरी सर्विस की या गुड्स, दोनों में वही एप्लीकेबल होगा। ये 3 डेट आ गए आपके हाथ में, इनवॉइस की डेट, पेमेंट की डेट, सॉरी एक डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, ये एक आ गया। दूसरा प्रोविजन ऑफ सर्विस, इफ द इनवॉइस नॉट इशूड, इसमें पेमेंट और इनवॉइस ये 2 क्लॉज ए में। क्लॉज बी में अगर कोई इनवॉइस इशू नहीं किया, कोई पेमेंट नहीं आया, तो प्रोविजन ऑफ सर्विस, टाइम में इनवॉइस नहीं बनाया, इनवॉइस इज नॉट इशूड विद द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 31 और द डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस नहीं बनाया लेकिन पेमेंट आ गया, पेमेंट अगर मिल गया है, दोनों में से पहले क्या हो देखो, इसी को हम यहाँ पे देखेंगे, यही सब बातों को, कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अंडर फॉरवर्ड चार्ज क्या क्या चीज़ है। पहले क्लॉज में इफ इनवॉइस इशूड विद इन 30-45 डेज, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ये 2 आ गए। और अगर इनवॉइस टाइम पे नहीं बनाए तो प्रोविजन ऑफ सर्विस देखो, और पैसा मिला है अगर, दोनों में से पहले देखो। अगर पैसा भी नहीं मिला है और इनवॉइस भी इशू नहीं हुआ टाइम पे, तो फिर एक ही बचता है, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। डेट अवेलेबल कब होगी, जब वो सिचुएशन में जो बताया गया है वो आपने किया हो। फर्स्ट में क्या बताया सिचुएशन में कि इनवॉइस बनाया है क्या, पेमेंट मिला है क्या, तो आप बोलोगे पेमेंट मिला ही नहीं है, तो उसको छोड़ दो ना, फिर यही डेट देखो, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस देखो। इनवॉइस इशू हुआ है, पेमेंट तो बाद में आने वाला है, तो ये आपको डेट मिल जाएगी, ये डेट आपको मिल जाएगी एक। दूसरा डेट, ऊपर क्या लिखा है, अर्लिएस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जरूरी नहीं कि दोनों होना चाहिए, दोनों में से एक है तो एक, दोनों है तो दोनों। अगर ये दोनों है तो दोनों में पहला क्या है वो बाजू में मिल जाएगा आपको, उसको साइड में करो, विचेवर इज अर्ली, दोनों है तो जो पहले हुआ है वो पहले आप साइड में ले लो। उसके बाद इफ इनवॉइस इज नॉट इशू, इनवॉइस इशू नहीं हुआ है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, अगर इनवॉइस इशू हो गया तो इसका कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि इफ लिखा है, इफ इनवॉइस नॉट इशूड विद इन 30-45 डेज, अगर ये हो गया तो ये 2 ही देखना है आपको।
और तीसरा क्या बोला, इन केस प्रोविजन ऑफ क्लॉज ए एंड बी डू नॉट अप्लाई, अगर ये अप्लाई हो रहा है तो इसका भी कोई काम नहीं है। सबसे पहले इनवॉइस ही देखिए, हाँ 30 और 45 डेज में अगर इशू नहीं हो रहा है या पेमेंट नहीं आ रहा है, हाँ, अगर इनवॉइस ही इशू हो गया तो बाकी अदर कंडीशन, अदर जो क्लॉजेस है उससे कोई यूज़ है ही नहीं। जब अपने इनवॉइस इशू कर दिया तो वही डेट है जो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है, और उसके आगे पेमेंट भी लिया था, तो पहले लिया था इनवॉइस के या बाद में लिया था, वही देखो, पहले लिया है तो इनवॉइस की डेट बाद में, पेमेंट की डेट पहले है, तो जब पेमेंट ले लिया अगर, तो उतने अमाउंट के ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी टैक्स की। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एडवांस लिया तो एडवांस के ऊपर लायबिलिटी आती है। गुड्स के केस में एडवांस के ऊपर लायबिलिटी नहीं आती, सर्विस के केस में एडवांस अगर लिया है तो उसके ऊपर लायबिलिटी आती है। समझो आपने आधा एडवांस लिया था और इनवॉइस बाद में बनाया, एडवांस जो है रिसीप्ट का पेमेंट पूरा नहीं आया, समझो 5 लाख की सर्विस है आपकी, एडवांस लिया सपोज 2 लाख का, अगर ये दोनों एक ही महीने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझो एक महीने में 2 लाख का एडवांस लिया, तो एडवांस ले लिया तो यहाँ पे इनवॉइस इशू नहीं हुआ था तो सब एडवांस ही लिया था, तो 2 लाख का लायबिलिटी एक महीने में आपने पे कर दिया। दूसरे महीने में इनवॉइस बना, तब कोई एडवांस नहीं है तो ये पेमेंट का क्लॉज नहीं आएगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस है। अब इनवॉइस में 5 लाख में 2 लाख का आपने टैक्स जमा कर दिया है, बाकी बचा 3 लाख का टैक्स जमा कर दोगे। सिचुएशन क्या क्या हो सकती है बस वो आप सोचो, जरूरी नहीं कि एक ही महीने में पैसा भी मिले और इनवॉइस भी इश्यू हो, जरूरी नहीं कि एक ही महीने में इनवॉइस इश्यू हो पैसा पूरा मिले, पैसा पूरा नहीं मिला है, पैसा थोड़ा ही मिला है लेकिन एक ही महीने में ना, समझो 5 लाख का आपने इनवॉइस बना दिया और एडवांस 2 लाख का ही लिया, सेम महीने में आपने 2 लाख का एडवांस लिया, 5 तारीख को 2 लाख का एडवांस मिला, 25 तारीख को अपना काम हो गया, इनवॉइस इशू कर दिया। अब इसमें 2 लाख के ऊपर लायबिलिटी आएगी 5 तारीख को एडवांस लिया तो, और 5 लाख के ऊपर जो रिमेनिंग 3 लाख है उसके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी 25 तारीख को। लेकिन दोनों एक ही महीने में है ना, दोनों एक ही महीने में, तो फिर देखने की जरूरत नहीं होगी चलो ये पहला क्या बात क्या, दोनों भरना तो 20 तारीख के पहले ही है, तो लाइब्रेरी आप रिकॉर्ड कर दोगे, इनवॉइस बुक कर दोगे, बस 5 लाख का भर देंगे। जब 2 अलग अलग महीने में आता है ना, तब ये महीने में आप ये 2 लाख के ऊपर एडवांस पहले लिया है तो 2 लाख के ऊपर टैक्स भर दो और 3 लाख के ऊपर अगले महीने भर दो। इनवॉइस इशूड विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस 16 अप्रैल को, डेट ऑफ इनवॉइस 20 अप्रैल, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 28 अप्रैल। सर्विस कंप्लीट हो गई 16 तारीख को, अब 16 तारीख को अगर सर्विस कंप्लीट हो गई तो अपना सेक्शन 31(2) क्या कहता है कि सर्विस कंप्लीट होने के बाद में विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू करो, तो प्रिस्क्राइब पीरियड के टाइम में इनवॉइस इशू किया है, और हमें देखना क्या है सर्विस कंप्लीट कब हुई 16 को, तो वो कब देखना है, सर्विस कंप्लीट हुई है वो कब देखना है। अगर इनवॉइस इशू हुआ है तो उसको देखना ही नहीं है, उसकी डेट पहले है, सर्विस कंप्लीट पहले हो चुकी है। अगर इनवॉइस इशू नहीं किया होता तो उसको हम देखते थे, लेकिन इनवॉइस इशू हो गया तो इनवॉइस की डेट क्यों देखा जाएगा, इसके लिए हमने 16 को इग्नोर किया, 16 को इग्नोर किया, और डेट ऑफ इनवॉइस 20 अप्रैल और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 28, तो 20 पहले है
अब यहाँ पे भी देखो, इनवॉइस को और पेमेंट को कौन से क्लॉज में देखते हैं? पहले ही क्लॉज में देखते हैं बस। तो पहले ही क्लॉज अप्लीकेबल हो रहा है, दूसरा नहीं हो रहा है। इनवॉइस इशू हो गया तो दूसरा और तीसरे का कोई काम नहीं है। जैसे ये आप सामने एग्जाम्पल आता है, आपके नज़र के सामने ये चार्ट आ जाना चाहिए, ये चार्ट आपके सामने आना चाहिए। इनवॉइस इशूड हुआ है, तो इसमें इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट, ये वाला इतना ऑप्शन ही आपको एप्लीकेबल हो रहा है देखने के लिए, आगे का कुछ काम ही नहीं है। इनवॉइस इशू नहीं हुआ है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस कब है और पेमेंट कब मिला ये देखेंगे। इनवॉइस इशू हो गया तो इनवॉइस और पेमेंट दोनों का ही कंपेयर होता है पहले क्लॉज में। इनवॉइस इशूड विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, यहाँ पे भी वही है। कंप्लीशन सर्विस हुआ 30 सितंबर को, डेट ऑफ इनवॉइस 1 अक्टूबर को, लेकिन पेमेंट आया था 24 सितंबर, मतलब एडवांस लिया था। 3 डेट है, एडवांस लिया था, तो ये जो डेट है बस। इनवॉइस टाइम में नहीं बनाया, इनवॉइस इशूड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। कंप्लीशन हुआ 16 अप्रैल, डेट ऑफ इनवॉइस 16 अगस्त को, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट 28 मई। अब इनवॉइस इशू नहीं हुआ था तो इनवॉइस और पेमेंट का कंपैरिजन नहीं होगा, लेकिन फिर सर्विस का और पेमेंट का कंपैरिजन होगा। सर्विस कंप्लीट हुआ 16 अप्रैल को, पेमेंट आया 28 मई को, दोनों में से पहले 16 अप्रैल है। 16 अप्रैल टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है। इनवॉइस इशूड आफ्टर प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम, अभी ऐसे वैसे ऊपर वाली जैसी है सिचुएशन वैसे ही सेम यहाँ पे भी है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस कब है? 10 जून। डेट ऑफ इनवॉइस 18 अगस्त। डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट 10 अप्रैल, सॉरी 30 अप्रैल। पेमेंट आ गया, एडवांस है, एडवांस पहले लिया 30 अप्रैल। ये आप देख लेना, एक्स्ट्रा एग्जांपल है वो। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का हमने इनवॉइस देखा था, उसमें किस तरीके से इनवॉइस बनाया जाता है। ड्यू डेट फिक्स है पेमेंट की, तो उस डेट पे इनवॉइस बनना चाहिए या उस डेट से पहले। अगर ड्यू डेट फिक्स नहीं है, जब पेमेंट मिलेगा तब इनवॉइस बनना चाहिए। तीसरा, इवेंट से लिंक है, पेमेंट इवेंट से लिंक है। तीनों में पेमेंट ही देखा जा रहा है, पेमेंट ही देखा जा रहा है तीनों में। अगर पेमेंट का कोई फिक्स डेट है तो जिस डेट पे पेमेंट मिलने वाला है उसके पहले इनवॉइस बनाओ। पेमेंट का कोई डेट नहीं है, तो जब पेमेंट मिलेगा उसके पहले इनवॉइस बनाओ। और तीसरा, इवेंट कंप्लीट होगा तब पेमेंट मिलेगा, तो उसके पहले इनवॉइस बना दो। ठीक है। अब इसका एग्जांपल 13.2 वेयर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल। ये एग्जांपल किसका हो गया? सर्विसेज का। ये सर्विस का एग्जांपल है, ये जो हमने पहले देखा था वही है। अभी हम देख रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। A Limited enters into a contract with Mr. B for construction service for a period of 2 years to complete the project. Mr. B receives a lump sum amount ₹1 lakh on 10 September. If he receives a payment on lump sum or an installment without any predetermined uncertain date, then the invoice shall be issued before or at the time when the supplier of service receives payment, that is 10 September.
जो भी आपने पहले देखा था उसी के एग्जाम्पल है, उसी के एग्जाम्पल है। उस डेट में अगर पेमेंट लिंक है, कोई डेट फिक्स है, उसके पहले इनवॉइस बनाना चाहिए। पेमेंट मिला अगर नहीं मिला, डेट अगर एग्रीमेंट में फिक्स है, तो उसको पहले इनवॉइस या उस दिन पे इनवॉइस बनना चाहिए। पेमेंट मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो भी इनवॉइस बनना चाहिए। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के कंडीशन में तो हाँ अगर वो लिंक फिक्स डेट है, अगर आपके पास ऑन और बिफोर द डेट पेमेंट फिक्स है, ऐसा मतलब क्या है, एग्रीमेंट में दिया हुआ है इस डेट पे पेमेंट किया जाएगा, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो अगर वो डेट है तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस तब हो जाएगा। चाहे आपने इनवॉइस बनाया हो नहीं बनाया हो, पेमेंट आया हो नहीं आया हो, एग्रीमेंट में है ना। अगर फिक्स नहीं है, पेमेंट जब मिलेगा तब मिलेगा, तो पेमेंट जब मिलेगा उसके पहले टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है। इनवॉइस नहीं बनाया तो भी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस आ गया। हम क्या देख रहे हैं, प्रोविजन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस देख रहे हैं। लायबिलिटी कब आएगी, जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको तो टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे एग्रीमेंट में है कि तुमको 5 तारीख को पेमेंट मिलेगा, नहीं मिला तो आपको तो लायबिलिटी देनी पड़ेगी। हम अभी ये प्रोविजन नहीं देख रहे इनवॉइस की, अभी हम ये देख रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस देख रहे हैं। और अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं है, पेमेंट जब पैसा होगा तब देंगे, पेमेंट का फिक्स नहीं है, सर्विस आप देते रहो, तब पैसा जब मिलेगा उसके पहले इनवॉइस बना दो। और तीसरा, इवेंट कंप्लीशन ऑफ द इवेंट, तो जब काम चल रहा है चलने दो, कोई गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है, लेकिन जैसे ही काम कंप्लीट होता है उसके पहले इनवॉइस नहीं बनाया, काम कंप्लीट हुआ तो भी कोई पेमेंट नहीं आया, लेकिन सप्लायर के ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी जरूर। कंप्लीशन सर्टिफिकेट ले लिया, काम खत्म हो गया, टैक्स देना पड़ेगा। समझ गया ना। अभी मैं इसको फोकस नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं फोकस कर रहा हूँ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस को, बस। तो एग्जाम्पल अकॉर्डिंगली होंगे फिर। काम बंद हो गया, सर्विस बीच में ही बंद हो गया, तो जब काम बंद हो गया तो इनवॉइस इशू कर दो। इनवॉइस इशू नहीं भी किया होगा तो भी जितना काम हुआ है उतने के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आ गई सप्लायर के ऊपर। रिवर्स चार्ज में जैसे फॉरवर्ड चार्ज में था वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे 60 दिन का समय दिया गया, 60 दिन। द डेट ऑफ पेमेंट in case of supplies in respect of which tax is paid or liable to be paid on reverse charge basis, the time of supply shall be the earliest of the following dates, namely the date of payment as entered in the books of account of the recipient, the date of payment as entered in the books of accounts of the recipient, or the date on which the payment is debited in his bank account, whichever is earlier. एक पेमेंट कब मिला वो डेट देखो। दूसरा, द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। कोई पैसा नहीं मिला होगा, समझो कोई पैसा मिला ही नहीं है, रिवर्स चार्ज में कोई पेमेंट किया नहीं, रिवर्स चार्ज में हमने सर्विस ली है ना, तो हम पेमेंट करेंगे, हम रिसिपिएंट तो हम पेमेंट करेंगे, पेमेंट अभी तक हुआ नहीं। द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड इन लीव बाय द सप्लायर। सप्लायर से हमने कोई सर्विस ली, जो ट्रांसपोर्ट सर्विस ली या कोई लीगल सर्विस ली, तो उसने कुछ तो उसको पैसा चाहिए, इसके लिए कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, कुछ दिया होगा कि मैंने आपका ये काम किया,
इतने दिन से इतने दिन पर ये मैंने काम किया, ये मेरा सब स्पेसिफिकेशन है। तो उसके उस डॉक्यूमेंट देने के बाद में जो डेट इमीडिएटली प्रीसीडिंग 60 डेज, जो 61st डे होगा उस डेट पे लायबिलिटी आ जाती है। इनवॉइस इशू कर देना चाहिए उस डेट पे, नहीं भी किया हो तो लायबिलिटी आ जाएगी। अब दूसरा क्या होता है कि कोई कंपनी है, उनका एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, दूसरा कंपनी है उनका, या उस कंपनी में उनके कुछ शेयर्स है। प्रोवाइडेड दैट वो आगे एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाला आगे यहाँ पे, पर इसके पहले मैं ये लेता हूँ। प्रोवाइडेड दैट वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई, क्लॉज ए और क्लॉज बी से टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपिएंट। सर्विस कब दी पता नहीं, पेमेंट आया नहीं आया कुछ पता नहीं, तो आपने सर्विस ली है, आपकी लायबिलिटी है तो आप मानते हो ना, तो ठीक है। कोई डेट पे लायबिलिटी एंट्री कर रहे हो, उस डेट पे वो डेट हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, उस डेट पे लायबिलिटी आ जाएगी। लायबिलिटी भराना चाहते हो ना, तो रिटर्न या पेमेंट के लिए जीएसटी के कोई तो डेट पे आप पेमेंट करोगे या फिर उसका रिटर्न में दिखाओगे, बस उस डेट पे टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट। तो एंट्री कर लेगा और फिर दिखा देगा, तो जो डेट उसने दिखाई उसी डेट पे लायबिलिटी बुक हो जाएगी उसकी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ सप्लाई बाय एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस वेयर द सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर आउटसाइड इंडिया है वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर कोई आउटसाइड इंडिया में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, उससे उसने कुछ सर्विस लिया हो सकता है उसको पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। पेमेंट नहीं किया तो ठीक है, पेमेंट किया तो भी ठीक है। अपने को क्या देखना है, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये एक डेट देखो, और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर पहले। पेमेंट नहीं किया तो डेट ऑफ एंट्री जब होगी उस डेट पे लायबिलिटी आ जाएगी। रिवर्स चार्ज में टैक्स तो भरना पड़ेगा क्योंकि आपने आउटसाइड इंडिया से किसी से सर्विस ली है। और इसका जो मीनिंग है ना, सेक्शन 92 के इनकम टैक्स के एक्ट में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस किसे बोलते हैं? इन रिलेशन टू अनदर एंटरप्राइज मीन्स एन एंटरप्राइज विच पार्टिसिपेट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्रू वन और मोर इंटरमीडियरीज इन द मैनेजमेंट, कंट्रोल और कैपिटल ऑफ अदर एंटरप्राइज। मतलब दूसरी कंपनी में या दूसरे कंपनी के तुम्हारी कंपनी में कुछ मैनेजमेंट कंट्रोल है या उस कंपनी पे तुम्हारा कुछ मैनेजमेंट कंट्रोल है। ये कब हो सकता है? कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो उस कंपनी में, कुछ शेयर लिए हो दूसरे एंटरप्राइजेस के, तो ये हो सकता है ना ये, तो उसको कहते हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। ठीक है। कोई कंपनी है, उसने इंडिया में कंपनी बना दी। जब इंडिया में कंपनी बनाएंगे तो कुछ नाम वो अलग देंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने किया हुआ है इंडिया में। अब उनसे कुछ ज़रूरत पड़ती है तो सर्विस लेंगे, तो वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, क्योंकि मैनेजमेंट कंट्रोल तो उस कंपनी का चलता है इस कंपनी के ऊपर। नाम चाहे इंडिया में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ भी लिया हो। तो इसमें अगर अदर देन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज, अदर देन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट या डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड। तीसरा,
60वां दिन देखो, 61वां दिन, विच एवर इज अर्लियर। व्हेन डेट कैनॉट बी डिटरमाइंड अबो, पैसा बैंक में नहीं आया, कैश में आया होगा, और सर्विस का 61वां दिन कब है वो कुछ पता नहीं, तब व्हेन डेट कैनॉट बी डिटरमाइंड अबो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सप्लाई। जब रिसिपिएंट अपने बुक में एंट्री करेगा कि मैंने कोई, कि पैसा तो आज नहीं तो कल आने वाला है, सॉरी पैसा आज तो कल देने गए, सर्विस ली तो पेमेंट तो करेंगे ना, दिखाना तो पड़ेगा। तो अब पता चल गया कि हमने सर्विस ली थी, लेकिन कब ली थी पता नहीं है, 60वां दिन पता नहीं है, और पेमेंट तो करना है। तो अभी याद आ गया, अभी समझ में आ गया, उसने पैसा मांगा, सर्विस दी, हमने आपने पेमेंट नहीं किया, तो बुक में एंट्री करो। जब एंट्री करोगे जिस डेट पे, उस डेट पे लायबिलिटी आ जाएगी। और अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है तो दो ही डेट है, एक डेट पे रिकॉर्ड किया, दूसरे डेट पे कुछ पेमेंट किया। पेमेंट किया है तो पेमेंट पहले या बाद में है, विच एवर इज अर्लियर। एसोसिएटेड एंटरप्राइज है, हो सकता है वो पेमेंट ही ना करे, तो अगर उन्होंने बुक किया, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, लायबिलिटी आ गई। या एक महीने में बुक किया एंट्री, दूसरे महीने में पेमेंट किया हो, तो पहले वाली डेट जब होती है उस डेट पे लायबिलिटी आ जाती है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस उस डेट पे आ जाता है। पेमेंट इज मेड बाय रिसिपिएंट ऑफ सर्विस विद इन 60 डेज ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। 60 दिन में पेमेंट कर दिया, 60 दिन के अंदर, ठीक है। सिचुएशन ऐसी है, कोई सर्विस ली जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज पे टैक्स देना है। तो ये समझ लो हम क्या देख रहे हैं, हम रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कब आएगा वो देख रहे हैं। तो इसमें ये कहा गया कि जो सर्विस है उसका पेमेंट 60 दिन के अंदर ही अंदर हो गया है। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 22 जून, दूसरा डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट 10 मई, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 23 जून। इसमें सर्विस कब कंप्लीट होगी? पेमेंट इज मेड बाय रिसिपिएंट ऑफ सर्विस विद इन 60 डेज ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। अब इसमें डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस दिया है, एक्चुअल पेमेंट दिया है, सर्विस कंप्लीट कब हुई ये कुछ नहीं है। इनवॉइस इश्यू हो गया 22 जून, डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट 10 मई, और डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रिसिपिएंट। रिसिपिएंट हमें, तो हमारे बुक में एंट्री 23 जून को है। तो इसमें इनवॉइस इश्यू होने से पहले पेमेंट कर दिया था, और बुक में एंट्री कब की? 23 जून को। तो टाइम ऑफ सप्लाई पहले वाली डेट जो है 10th में ये हो जाएगी। पेमेंट इज नॉट मेड बाय रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, 60 दिन में पेमेंट नहीं किया रिसिपिएंट ने सप्लायर को, 60 दिन में पेमेंट नहीं किया। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस इश्यू किया 23 जून में, एक्चुअल पेमेंट, डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट 28 सितंबर, और डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट 24 जून। पेमेंट इज नॉट मेड बाय रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज विद इन 60 डेज ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। कुछ गलत हुआ है? कुछ गलत हुआ है? क्या गलत लग रहा है? वहाँ पर 23 जून आना चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ, गलत क्या है इसमें? वो मंथ पेमेंट इज नॉट मेड
बाय रिसिपिएंट ऑफ सर्विस विद इन 60 डेज ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। 60 दिन में इनवॉइस नहीं बनाए। डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्विस 23 जून। 23 जून। अब यहाँ पे प्रोविजन क्या है? यहाँ पे प्रोविजन क्या है आप ये देखो। ये फॉरवर्ड चार्ज है 13.3 देख रहे हैं ना। ये तो फॉरवर्ड चार्ज का हो गया। यहाँ पे ये देखो ये इसकी प्रोविजन है। क्या डेट देखने के लिए बोला है? द डेट ऑफ पेमेंट। बस पेमेंट का ही बात है ना। पेमेंट एंट्री कब किया, पेमेंट बैंक में कब आया, एक पेमेंट देखो। और दूसरा सप्लायर ने इनवॉइस इशू कब किया, वो डेट है। सप्लायर ने इनवॉइस इशू कब किया, उसका 60वें दिन पे इनवॉइस बनेगा रिसिपिएंट का, वो डेट देखो। दो डेट देखने को बोला है। आप सप्लायर हो, टैक्स आपका नहीं निकाल रहा हूँ मैं, मेरा निकाल रहा हूँ। मैं रिसिपिएंट हूँ, मेरा निकाल रहा हूँ। ओके। पेमेंट 60वें दिन के पहले हुआ या बाद में हुआ? 60वें दिन के अगर बाद में पेमेंट हुआ है तो इनवॉइस तो आपने दिया था मुझे, उसका मैं 60वां दिन निकालूंगा। तो लायबिलिटी 60वें दिन पे आएगी, 61वें दिन पे आएगी, या पेमेंट तो उसके ही बाद में है। तो अर्लीस्ट तो जो 61st डे है वही डेट पे लायबिलिटी आती है ना। अब देखो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। इश्यू ऑफ इनवॉइस हम यहाँ पे देख रहे हैं सप्लायर का। सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया 30 जून, 23 जून को। तो जून और जुलाई में 31 दिन होते हैं। हाँ, तो 23 अगस्त 61वां दिन है। 23 अगस्त के पहले पेमेंट आया है क्या? हाँ, इसके लिए वो वैसे आ गया, जो लिस्ट में है ही नहीं। गिवन डेट जो आपको है उसमें आता ही नहीं है वो। लेकिन आपको प्रोविजन देखना है, आपको तीनों में से एक चूज नहीं करना है। कब होगा वो देखना है। हाँ, एक्चुअल में डेट कौन सी बनेगी, तो आपको ये डेट दिया है ना, इससे आप डेट कैलकुलेट करोगे वो। 60 दिन। हाँ, 60 दिन कब कंप्लीट होता है और 61वां दिन कौन सा है? तो 61वें दिन पे लायबिलिटी है। पेमेंट तो बाद में है। अब पेमेंट और ये देखना है। कसे काय मध्ये तुला झोप लाग समजत नाही, मध्ये डुलकी येते अशी. तर बघतो असं वाटतं मध्येच, आणि मध्ये तुझे डोळे मिटतात. टाइम ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमाइंड अंडर क्लॉज 1 और 2. अगर ये दोनों नहीं है, दोनों अगर एप्लीकेबल नहीं होते, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, सप्लायर से कुछ डेट इनवॉइस कुछ डॉक्यूमेंट आया वो अपने पास नहीं है, रिसिपेंट के पास नहीं है, और एक्चुअल पेमेंट कुछ हुआ नहीं है, तो डेट ऑफ एंट्री तब ये. अब आप यहाँ बोलोगे कि अगस्त के पहले यहाँ पे दिया था ना, लेकिन ये दो नहीं है तो ये देखते हैं, ये दो नहीं है तो ये देखते हैं, ये दोनों में से कुछ है तो इसका कोई रिलीवेंस नहीं है. अब ये दोनों नहीं था इसके लिए ये आ गया.
यहाँ पे बुक्स में रिकॉर्ड किया था 24 जून को, लेकिन इनवॉइस इशू हुआ है ना, ये पेमेंट भी हुआ है, ये दोनों डेट है। अपने पास सप्लायर का इनवॉइस है 23 जून का, तो इसको इसके ये डेट के आधार पे 60वां दिन कब कमिट होता है ये पता चलता है। तो 23 अगस्त आ गया, 23 अगस्त के पहले 24 जून है, तो आप बोल सकते हो कि 24 जून को क्यों नहीं, क्योंकि ये तीसरा एग्जांपल इसके लिए लिया कि ये दोनों नहीं है, तो ये देखो ये दोनों है ना, दोनों में से एक है, ये भी है, तो भी 61वां दिन आता है, इसके लिए 61वां दिन पे ये लायबिलिटी दिखा दिया हमने। ये दोनों नहीं है तो फिर ये जो है वो वही चलेगा। एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के केस में डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और पेमेंट ये दो देखते हैं, दोनों में से जो पहले है टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। तो यहाँ पे इनवॉइस का कुछ देखते नहीं है, तो ये डेट ऑफ एंट्री कब है 24 अगस्त, और पेमेंट और डेट ऑफ एंट्री ये दोनों देखना है ना, ये नहीं देखना है, ये दोनों ही देखना है, या इसका 60वां दिन वगैरह वो नहीं देखना है, ये दोनों ही है। एसोसिएटेड एंटरप्राइज के केस में हाँ पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, देखो पेमेंट हुआ है तो पेमेंट पहले हुआ है या एंट्री कब की बुक्स ऑफ अकाउंट में, दोनों में से पहला डेट कौन सा है, वो लायबिलिटी उस डेट पे आ जाती है, टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस वो डेट पे है तो ही। ऐसा लगता है कि हमने समझ लिया प्रोविजन पढ़ने के बाद, लेकिन जब एग्जाम्पल आता है सामने, हाँ इसके लिए एग्जाम्पल मैं देता हूँ और उसके ऊपर टाइम लगाता हूँ। वाउचर से हमने जैसा देखा था, वाउचर्स इश्यू ऑफ वाउचर्स इफ सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल, सप्लाई आइडेंटिफिएबल है, उसमें लिखा हुआ है कि यही चीज़ देने वाले तो आइडेंटिफिएबल है। और डेट ऑफ रिडम्पशन, अगर जब आप एक्चुअल में वाउचर का यूज़ करोगे तब पता चलेगा कि आप क्या चीज़ लेना चाहते हो, तो उस केस में इन एनी अदर केस में चला जाता है, आइडेंटिफिएबल नहीं है। तो जब वाउचर का यूज़ करो तब लायबिलिटी आ जाएगी। तो वही यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी। अगर आप अलग अलग भी पढ़ते हो तो आपको कुछ सपोर्ट मिले पढ़ते हो वक्त, इसके लिए मैंने कुछ टेक्स्ट डाला हुआ है जो सेम है, गुड्स में भी सेम है, इसमें भी सेम है। रेसिडुअल क्लॉज में इफ रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इन ऑल अदर केस, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। और अगर आप CGST जब पे करते हो, पेमेंट जब करते हो, तो वो डेट पे बुक कर लेना, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस का तब वो डेट आएगा, उस डेट है वो। इफ़ नॉट कवर्ड 13(2), 13(3), 34 अगर एप्लीकेबल नहीं कर पा रहे हो तो ये एप्लीकेबल कर दो। लास्ट, हाँ जब मिलेगा पैसा तब लायबिलिटी, एडिशन अगर कुछ हुआ, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेनल्टी और डिलेटेड पेमेंट, बिलेटेड पेमेंट, टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एडिशन वैल्यू बाय रिसिपेंट। ये उसका एग्जांपल है, जो वहाँ पे एग्जांपल है वही यहाँ पे लिया है, दूसरा एग्जांपल नहीं दिया है, वही सेम दिया है। जो गुड्स का है वही सर्विस का लिया। अभी देखो कंपैरिजन देखो, अब गुड्स 12 सेक्शन और 13 की कंपैरिजन देखो क्या प्रोविजन है, किस तरीके से। फॉरवर्ड चार्ज है तो एडवांस पे कोई टैक्स नहीं लगता, इसके लिए उसको हटा दिया। इनवॉइस डेट और कब इनवॉइस बनना चाहिए, लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, ये दो डेट निकालो और उसमें जो अर्लियर है तब टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। इनवॉइस के केस में इतना ईजी नहीं है। इनवॉइस के केस में इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट, अगर 30 या 45 दिन में इनवॉइस बनाना चाहिए था एज पर रूल, तो उन्होंने बनाया क्या इनवॉइस वो देखो। अगर टाइम पे इनवॉइस बनाया तो डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट आया तो पेमेंट, दोनों में से कौन सी डेट पहले है, उस डेट पे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस डिटरमाइन कर दो। दूसरा, अगर इनवॉइस नॉट विद इन टाइम है तो सर्विस कब दी गई
डेट ऑफ कंप्लीशन सर्विस क्या है, और पेमेंट आया है तो पेमेंट, दोनों में से पहले क्या हो देखो, विच एवर इज अर्लियर। और ए और बी अगर एप्लीकेबल नहीं है, इफ़ नॉट ए एंड बी, डेट ऑन विच रिसिप्ट शोज, ये 3 डेट में से जो अर्लियर है वो टाइम ऑफ सप्लाई सर्विस होगा। 1000 का कोई टैक्स नहीं आएगा, एडवांस नहीं माना जाएगा, वो उसके ऊपर की अमाउंट है 1000 से ज़्यादा है तो फिर एडवांस समझा जाएगा। ये फॉरवर्ड चार्ज के लिए। रिवर्स चार्ज के लिए गुड्स अगर है तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स देखो, डेट ऑफ पेमेंट देखो, और 31वां दिन देखो सप्लायर के इनवॉइस डेट से, 31st डे सप्लायर का इनवॉइस डेट, या कोई डॉक्यूमेंट जो उसने दिया हो, इनवॉइस हो चाहे कुछ चिट्ठी दी हो जिसमें लिखा हो ये मैंने गुड्स दिए, उसका 31वां दिन। इन 3 डेट में से अगर गुड्स मिल चुका है तो फिर वो कुछ पेपर देगा गुड्स देने के बाद में, तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। डेट तो पहले कौन सा आ गया, रिसिप्ट ऑफ गुड्स, तो वो डेट। पेमेंट अगर एडवांस दिया हो तो एडवांस, बाद में गुड्स मिले हो, डेट देखो, और 31वां दिन। तीनों में से पहले क्या है, प्रोविजो इफ ऑल 3 अबोव डोंट अप्लाई, डेट ऑफ बुक एंट्री। सर्विस के केस में डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम इनवॉइस डेट, विच एवर इज अर्लियर। अगर दोनों ऊपर का एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो डेट ऑफ बुक एंट्री। बाकी 3, 4, 5 तो सेम ही है। वाउचर्स है तो अगर वो वाउचर का जब वाउचर इशू हो रहा है आइडेंटिफिएबल है, क्या सप्लाई होने वाला है, तो उसी डेट पे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस आ जाता है। अगर नहीं है तो जब रिडीम होगा तब पता चलेगा। रेसिडुअल क्लॉज, रिटर्न या पेमेंट जब करेंगे उस डेट पे लायबिलिटी आ जाएगी। इंटरेस्ट लेट फीस, जब पैसा मिलेगा, रिसीव्स होगा, सप्लायर से पैसा आ जाएगा, तब लायबिलिटी। उसी का चार्ट है। इन केस ऑफ गुड्स अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, वही डेट दिया, कौन सा डेट होगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, या लास्ट डेट जब इनवॉइस बनाना चाहिए। तो इन केस ऑफ सर्विसेज में डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर इफ इनवॉइस इशूड विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड, 30 दिन में इनवॉइस बन चुका है तो वो डेट देखो। दूसरा, डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस इफ इनवॉइस नॉट इशूड विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड। तो डेट ऑफ प्रोविजन सर्विस कब देखना है, जब इनवॉइस टाइम पे नहीं बना है। डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट, और एक डेट अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। रिवर्स चार्ज में गुड्स के केस में रिसिप्ट ऑफ गुड्स, द डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड, और 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर, 31वां दिन। सर्विस के केस में अगर एसोसिएटेड एंटरप्राइज है तो बुक एंट्री या पेमेंट, दोनों में से पहले है वो देखो। इनवॉइस का कुछ नहीं है यहाँ पे। अदर देन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, द डेट ऑन विच पेमेंट इज मेड, और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लायर का इनवॉइस इशूड बाय द सप्लायर। वाउचर आइडेंटिफिएबल है तो जिस डेट पे इशू हुआ उस डेट का, अगर वाउचर का रिडम्पशन होगा तो पता चलेगा सप्लाई कौन सा होने वाला है, तो वो डेट। और शेड्यूल क्लॉज, बस। कैसा लगा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज? किसी को ये पता होता है क्या? एक्चुअल हम इनवॉइस देखते हैं, पेमेंट देखते हैं, बाकी देखते ही नहीं कुछ। रिवर्स चार्ज है तो फिर ये देखना जरूरी है। रिवर्स चार्ज के लिए उतना अगर आपके पास एंट्री नहीं होगा तो आपको जितना मालूम है पेमेंट और इनवॉइस काम चल जाता है। सेक्शन 12-13 के बाद में आगे का सेक्शन है, सेक्शन 15 में वैल्यू होती है। वैल्यू टैक्स जब लगाएंगे ना तो टैक्स किसके ऊपर लगता है?
सप्लाई के ऊपर टैक्स लगता है। सप्लाई हुआ कि नहीं हुआ है पहले देखेंगे, फिर उस सप्लाई के ऊपर जो टैक्स रेट नोटिफाई हुआ है वो टैक्स लेंगे। लेकिन बहुत बार क्या होता है, जब आप सप्लाई करते हो तो सप्लाई एक स्पेसिफिक गुड्स का नहीं होता, स्पेसिफिक सर्विस का नहीं होता। वो गुड्स का जब सप्लाई हो रहा है तो उसको पैकिंग करना पड़ता है, उसको टेस्टिंग करना पड़ता है। कोई केमिकल बनाया तो वो केमिकल ठीक से बना के नहीं बनाया, तो वो लेबोरेटरी से टेस्टिंग करके दो। तो अगर ये मैन्युफैक्चरर अपना काम कर देगा और बाद में रिसिपिएंट उसको लेके जाएगा, टेस्टिंग करेगा, सर्टिफिकेट लेगा। समझो अगर सप्लायर ने बोला कि आपको है ना पूरा रेडी मिलेगा, मैं बना के दूंगा, ट्रांसपोर्ट करके दूंगा, टेस्टिंग करके दूंगा, तो उसका धंधा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? धंधा बढ़ेगा ना उसका। अभी वो ट्रांसपोर्टर से अलग से सर्विस लेगा तो ट्रांसपोर्टर 12% का टैक्स ले रहे हैं। पैकिंग का मटेरियल है वो कुछ 5% में आता है, कुछ 18% में आता है, कुछ भी हो। अब जब सप्लायर को ये सारी चीज़ें करनी है तो सप्लायर का एक इनवॉइस बनेगा। सप्लायर का अगर इनवॉइस बनता है सप्लायर का इनवॉइस बनेगा। सपोज सप्लायर ने अपना इनवॉइस बनाएगा सप्लायर 20,000 का, सॉरी 20 लाख, ठीक है। इस 20 लाख का उसका अपना कंसिडरेशन है, कुछ वो मटेरियल दे रहा है 20 लाख का, लेकिन अभी इतना आप मटेरियल लोगे तो आप बोलोगे ट्रांसपोर्ट करके दो, फिर अब ये मटेरियल का पैकिंग करना पड़ेगा। वो पैकिंग करने के लिए उसको 50,000 का चार्ज लग रहा है। अब ये पैकिंग के लिए अगर इतना वो मटेरियल सप्लाई जब कर रहा है और उसके अलग अलग रिसिपिएंट है तो वो क्या करता होगा, सारा पैकिंग करने का जो भी मटेरियल है वो खरीदता होगा। अब इसमें जो मटेरियल लगा वो 50,000 का, क्या वो ब्रेकअप देगा कि ये लगा 5,000 का, 5% का, ये 10,000 का लगा, तो मेन धंधा बाजू में ही रह गया, इसी में काम चला जाएगा। दूसरा, इसमें कुछ गुड्स यूज़ हुए, इसमें कुछ गुड्स यूज़ हुए, उसने कुछ लेबर यूज़ किए, उनको कुछ पेमेंट किया होगा। उसके एम्प्लॉय नहीं है, किसी को लाया, अरे थोड़ा पैकिंग करो, पैसा ले लो, चलो। हाँ, तो अभी उसके पैकिंग के लिए गुड्स भी लगे और लेबर भी लगे, तो या फिर पैकिंग गुड्स अलग लिखे और पैकिंग लेबर अलग लिखे, तो इनवॉइस में जो मेन अपना काम है उसका डिस्क्रिप्शन कम और बाकी ज़्यादा हो जाएगा। इसका टैक्स रेट है 18%। जो सप्लाई वो कर रहा है वो 18% का माल वो सप्लाई कर रहा है 20 लाख का, 50,000 का गुड्स लेबर मिला के उसको 50,000 खर्चा आ रहा है। अब इसको ट्रांसपोर्ट करेगा तो उसको और 50,000 का खर्चा है। अब ट्रांसपोर्ट जब होगा तो सामान पैक किया हुआ लोड करना पड़ेगा, व्हीकल में उठा के लेके आना पड़ेगा फैक्ट्री से व्हीकल तक, तो लोडिंग अनलोडिंग हो गया। और ट्रांसपोर्टेशन, तो लोडिंग अनलोडिंग ट्रांसपोर्टेशन साथ में लिख देते हैं, ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट समझते हैं, हो गया 50,000। ट्रांसपोर्टर को 40,000 दिया होगा, लेकिन वो जो हमारी करवाई कुछ लोगों से, उनसे 10,000 लिया होगा। अब वो भी अलग अलग लिखे क्या, और उसका कितना रेट है वो देखे क्या। अब ट्रांसपोर्टर 12% का अपने से जीएसटी ले रहा है, या ट्रांसपोर्टर से अपन रिवर्स चार्ज में 5% टैक्स दे रहे हैं। इसका कुछ मटेरियल है, इसमें 5%, 12%, 18% अलग अलग रेट हम दे रहे हैं, ये मटेरियल के ऊपर, सर्विस के ऊपर। अब इसका इंश्योरेंस भी निकाला, ये सामान जो जा रहा है इसका 10,000 का इंश्योरेंस निकाला, 20 लाख का सामान जा रहा है, कुछ हुआ तो इंश्योरेंस निकाला। अब ये सारी चीज़ों का मिला के 21,10,000 रुपीज़ का अमाउंट बन रहा है। इसके ऊपर जीएसटी कितना आएगा, कितने % का जीएसटी इसके ऊपर चार्ज होगा। ये प्रिंसिपल सप्लाई है, उसका जो रेट होगा वही रेट इसके ऊपर लगेगा जीएसटी का। बस इसका अलग अलग नहीं लगाओगे आप, इसका अलग अलग नहीं लगाओगे। ट्रांसपोर्टर को हम 5% दे रहे हैं
तो नीचे ट्रांसपोर्ट सर्विस 5% अलग टैक्स, ऐसा नहीं लगा सकते। हमारा धंधा ट्रांसपोर्ट सर्विस देना नहीं है, हमारा धंधा ये गुड्स सप्लाई करना है, और ये गुड्स सप्लाई करने के लिए ये सपोर्टिंग सर्विसेज है। मेन तो प्रिंसिपल बिजनेस क्या है, ये गुड्स सप्लाई करना। तो इसमें ये 18% हमको चार्ज। अब ये समझो 20 लाख का ये मटेरियल है, इसके ऊपर कोई दूसरा लॉ है, कोई दूसरा कानून है, उसके ऊपर कुछ टैक्स देना पड़ा। समझो ये मैंने इंपोर्ट किया, कुछ गुड्स इंपोर्ट किए, इंपोर्ट करने के बाद में कुछ कस्टम ड्यूटी देनी पड़ी, कुछ अमाउंट देनी पड़ी, कोई दूसरा लॉ है। अब समझो टोबैको बनता है, पेट्रोल है, सर टोबैको है, टोबैको में क्या है, एक्साइज ड्यूटी भी है, जीएसटी भी है, दोनों है। तो दूसरा कोई लॉ है एप्लीकेबल होता है उसमें, तो उसमें जो अमाउंट दूसरे लॉ की आ गई वो इसमें ऐड ही करके आई है। ये 20 लाख में दूसरा लॉ में टैक्स दिया है, वो भी उसमें ऐड होके आया। उसके बाद उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी 18% कब लगेगा, जो यहाँ पे समझो अमाउंट थी वो 90,50,000 थी, और दूसरे लॉ में कुछ अमाउंट भरना पड़ा 50,000, वो मिला के आ गया 20 लाख। तो ये जो वैल्यू है, इसके ऊपर हम जीएसटी निकाल रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एसेसिबल वैल्यू। एसेसिबल वैल्यू। अब इसमें ये बाकी की अमाउंट ऐड हो गई, तो ये 21,10,000 क्या आ गई, एसेसिबल वैल्यू, जिसके ऊपर टैक्स लगने जा रहा है वो अमाउंट, वो एसेसिबल वैल्यू है। अब समझो ये जो अमाउंट है 21,10,000, ये जो अमाउंट है गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी दे रहा है इसमें। ये जो अमाउंट है उसमें जैसे आप गैस लेते हो तो उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी है, तो सप्लायर को टैक्स कौन से अमाउंट पे लगाना चाहिए। समझो ये जो अमाउंट है इसमें 6,10,000 के ऊपर सब्सिडी है, मतलब गवर्नमेंट दे रहा है, तो 15 लाख रिसिपेंट दे रहा है। तो यह क्या है, पूरे अमाउंट पर टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट अगर 6,10,000 दे रहा है तो गवर्नमेंट के अमाउंट पे टैक्स नहीं लगेगा, 15 लाख जो रिसिपेंट दे रहा है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। ये सारी चीज़ें लॉ में लिखी हुई होनी चाहिए, किस तरीके से आप एसेसिबल करोगे। हम ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट के पास ही टैक्स लेना, गवर्नमेंट ही टैक्स ले रहा है, तो वो जो पैसा दे रहा है उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। समझ में आ गया। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको सामने आने के बाद में अरे अभी क्या करूं मैं, कैसा टैक्स लगाऊं, ऐसा सवाल उठता होगा ना सप्लायर को। ये गवर्नमेंट पेमेंट दे रहा है, तो मेरा तो अगर 21,10,000 बन रहा है, गवर्नमेंट ने कुछ पेमेंट नहीं किया तो मैं टैक्स पूरे अमाउंट पर ले रहा था। अब गवर्नमेंट ने पेमेंट किया तो क्या करूं, तो उतना कम करके लगाओ। ये कहीं तो किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा, ये आपको वैल्यूएशन सेक्शन 15 बताएगा कौन से वैल्यू पे टैक्स लगेगा। सेक्शन 15 किस लिए बना है, वो वैल्यू निकाल के देता है। दूसरा एक बता दो आपको, समझो आप कोई टीवी खरीदते हो, आपके पास पुराना टीवी है, तो पुराने टीवी का समझो अगर मेरा कॉस्ट है नए टीवी का 25,000, ओके, तो पुराना टीवी अगर दिया तो उसने बोला मैं 4,000 कम कर दूंगा और आपको 21,000 में टीवी मिल जाएगा। तो जीएसटी कौन से अमाउंट पे आएगा, 20। अगर आप पुराना टीवी नहीं दे रहे थे तो इसके ऊपर टैक्स लग सकता है। अभी 4,000 उसने कम करके 21,000 का बना दिया, तो जीएसटी कौन से अमाउंट पे आएगा, 25 या 21। या इन्वर्टर का बैटरी है, ख़राब हो गया आपका, नया बैटरी लेते हो 12,000 का है, पुराना बैटरी 2,000 कम करके 10,000 में देगा वो। ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जहाँ पे आप जब नई चीज़ लेने जाते हो तो पुरानी चीज़ का आपको कुछ अमाउंट मिलता है, हो सकता है 10% हो, 5% हो, कुछ तो अमाउंट मिलता है। मोबाइल लेने जाएंगे, पुराना मोबाइल लिया नया लिया, कुछ तो कॉस्ट मिलता है उसका, भले बंद पड़ा हुआ फ़ोन भी दो आप तो भी वो कुछ तो कॉस्ट कम करेगा।
टीवी वॉशिंग मशीन बंद है तो भी वो कुछ तो कॉस्ट देगा। $25,000 के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए या 21,000 के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए? 99% लोग यही बोलते हैं 21 पे लगना चाहिए, क्योंकि हम हमारे एंगल से देखते हैं, हम लेने वाले हैं, हमको जीएसटी कम लगे। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट हो तो आप सोचो, आपको टैक्स वसूल करना है तो आप सोचो कैसे सोचोगे आप, आपकी सोच कैसे होगी? 25 में टैक्स ये अलग ट्रांजैक्शन है, ये अलग ट्रांजैक्शन है। आप इस हाथ से ले रहे हो, उस हाथ से दे रहे हो, तो इसका अलग रखो, इसका अलग रखो, दोनों अलग होना चाहिए। तो 25 का आपका कंसिडरेशन होगा, वो ये दे रहा है, इससे भी आप तो कुछ कमाओगे ना। वो 4,000 का अगर आप उसको उससे ले रहे हो तो आप तो बिजनेसमैन है। वो बैटरी अगर 2,000 का ले रहा है तो उसको मार्केट में स्क्रैप में उसका 2,500-3,000 मिलता है। स्क्रैप वाला खुद आएगा उसकी दुकान पे और वो लेके जाएगा और 2 पैसा ज़्यादा कमाएगा उसके ऊपर। वो भी ऐसे नहीं होगा कि उसके ऊपर कमाते नहीं है। वड़ा पाव का पाव आता है ना, वो बेकरी में 2 रुपये में मिलता है, लेकिन वड़ा पाव जब खरीदने जाते हैं वो 3 रुपये लगाते हैं। अब मिसल खाओगे तो एक्स्ट्रा पाव लिया तो 3 रुपये चार्ज करेगा वो। कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं बोलता कि चलो मिसल में पैसा मिल रहा है ना तो पाव में नहीं कमाऊंगा, ऐसा नहीं बोलता है। हर चीज़ में कमाते ही है ना। तो जब लॉ मेकर लॉ बनाएगा तो वो सोचेगा ना, अरे ये 4,000 कम करके ले रहा है लेकिन वो 4,000 के ऊपर भी कमा रहा है, तो हम हमारा टैक्स क्यों छोड़ेंगे? 25,000 के ऊपर हम हमारा टैक्स क्यों छोड़ेंगे? तो 25,000 का उसका क्या है, MRP 25, जो भी आप बेचते हो। अगर किसी ने ये आपको दूसरा कुछ, मतलब ये भी एक कंसिडरेशन है। वो 25,000 की जो चीज़ है उसका 21,000 आप कैश में ले रहे हो और 4,000 जो है वो काइंड में ले रहे हो। आप ले रहे हो, आप 25,000 ही ले रहे हो, आप 25,000 से कम नहीं ले रहे हो। ऐसा नहीं कि आप 21,000 में बेच रहे हो। आप कहाँ, आपने डिस्काउंट दिया 21 में बेचा, चलो 21,000 पे टैक्स लगेगा, तब हम MRP क्या है वो नहीं पूछेंगे। लेकिन यहाँ पे कंसिडरेशन कैश और काइंड दोनों में है। जब कंसिडरेशन काइंड में है तो काइंड वाले पे टैक्स छोड़ दो और कैश वाले पे टैक्स दो। ऐसा आप इनडायरेक्टली बोल रहे हो। अगर आप 21,000 पे टैक्स लो ऐसा बोल रहे हो तो टैक्स ऐसा नहीं है कि टैक्स अगर कुछ काइंड में दिए तो टैक्स नहीं लगता है। टैक्स तो जिसका जितना सप्लाई हो रहा है उसके ऊपर लगता है ना। सप्लाई तो 25,000 का हो रहा है, तो जो सप्लाई हो रहा है उसका जो अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स मिलना चाहिए। लॉ मेकर की सोच ऐसी है। अगर उन्होंने आपको बता दिया, अभी आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं 25,000 के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, क्योंकि हम 4,000 का काइंड में दे रहे, 21,000 तो उसको कैश में दे रहे। बाद में वो तो 4,000 के ऊपर 5,000 कमाने वाला है, रिकवर करने वाला है। मतलब सप्लाई तो 25,000 का हुआ और इस तरीके से 1,000 ज़्यादा मिला, तो गवर्नमेंट तो टैक्स छोड़ेगी नहीं। इसके लिए लॉ बनाना पड़ता है और वो लॉ को समझना पड़ता है। और समझने के बाद में आप जब देखोगे सप्लाई हुआ कि नहीं हुआ, टैक्सेबल सप्लाई है कि नहीं, तो प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है वो कब देखना है। इस तरीके से कंसिडरेशन कैश में काइंड में तो क्या देखना है, उस तरीके से वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए आपको सेक्शन 15 है, उसमें सेक्शन भी है, उसको कुछ रूल भी है, उससे हम वो वैल्यू डिटरमाइन करते हैं जिसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स कलेक्ट करके इनवॉइस में लगाना पड़ेगा, उस वैल्यू को डिटरमाइन करते। समझ गए? तो मैंने बैकग्राउंड दे दिया। अब अगले क्लास में इसको डिटेल में देखेंगे। थोड़ा टाइम था तो मैंने बैकग्राउंड बता दिया अभी।